Hello students, myself Anup Bawalkar and we are studying chapter 1 set. In set, we learn what is set and how to represent a set. Then we learn what is the type of set, then subsets and intervals of sets. Now we are starting universal set. What is universal set? Universal set means हम कोई एक सेट ऐसा कंसिडर कर रहे हैं जिसको मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके बाद अगर मैं कोई भी सेट कंसिडर कर रहा हूँ जैसे 1 2 3 लिया तो ये इस ए के क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। बी जो है वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ ए। सबसेट के बारे में आपको मालूम है कि बी के सारे एलिमेंट्स किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। अगर मैंने मान लो c इज इक्वल टू ले लिया 2, 4, 6, देन c इज अगेन सबसेट ऑफ a। तो हम क्या बोलते हैं कि हम कोई एक ऐसा सेट कंसीडर करें कि जिसके कंसिडरेशन में जितने भी सेट लें वो सब उसके क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिवर्सल सेट को, एक बड़े लूप के साथ में हम उसको सिंबल, इस सिंबल के साथ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का सिंबल कैसा है, इस टाइप का। ये है आपका यूनिवर्सल सेट। अब हम अगला पार्ट है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मीन्स क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास में कोई सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2, 4, 6 और मुझे इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए यूनियन का सिंबल ये होता है। हम यूनियन का सिंबल को फिर से देख रहे हैं, इस टाइप से आपको यूनियन का सिंबल बनाना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम जब भी बनाएंगे मीन्स दोनों सेट को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करते तो हमको ध्यान रखना है कि हम कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ए की यहाँ पर वैल्यू है 1 तो मैंने लिखा 1, 2 देन 3 तो 3 भी लिख लिया। पर अब मैं जब दूसरे सेट में आया तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है 2, जो कि मैं फर्स्ट सेट में ले चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। फिर क्या सेट है, एलिमेंट है आपका 4, फिर क्या है आपका एलिमेंट 6। तो हमने क्या बना लिया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमने क्या करा, ए और बी के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया और कंबाइन करते वक्त ध्यान रखा है कि किसी भी एलिमेंट को हमने रिपीट नहीं किया है। अगर मैं ए यूनियन बी को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं इसको मिडिल ब्रैकेट लिखता हूँ, एक्स सच दैट एक्स। मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स। एक्स क्या है, इस टाइप से कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ b। x या तो एलिमेंट है a का या x एलिमेंट है b का, दोनों में से किसी का एलिमेंट होगा। क्लियर है, a और b दोनों का एलिमेंट नहीं होगा। तो यूनियन बनाते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हमको कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। हम यहाँ फिर से देख रहे हैं कि a यूनियन b को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b। मतलब x या तो a का एलिमेंट होगा या फिर b का एलिमेंट होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं यूनियन के लिए कि मुझे ए सेट गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू ए, बी, सी। और मैं जब इसका यूनियन फाइंड करूंगा तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, ए, बी, सी। तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया है, ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर मैं कोई सेट ए लूँ और उसका यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ फाइंड करूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, a is what 1, 2, 3 and universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अगर मैं इनका यूनियन फाइंड करूँ तो यूनियन फाइंड करते वक्त तो मुझे पता है दोनों के एलिमेंट्स को मुझे कंबाइन करके लिखना है। तो क्या होगा, 1
देन 2, देन 3। अभी 1 2 3 आ चुके हैं। अब उसके बाद कौन आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही है। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। देन सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्वियसली ए ही होगा। अगर मैं कोई सेट ए लेता हूं और उसका यूनियन हम किसके साथ करेंगे? एम्प्टी सेट के साथ। तो किसी भी सेट का अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ यूनियन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे जो बड़ा वाला सेट है वो ए ही मिलेगा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। मतलब ए और फाई का जब यूनियन निकाला जाएगा तो वो क्या मिलेगा मुझे? ए सेट ही मिलेगा। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सीधी सी बात है, अगर कोई दोनों सेट है, सेम सेट है और सेम सेट का यूनियन करेंगे तो वापस मुझे वही सेट मिल जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सब प्रॉपर्टीज आपके ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, जो कि मुझे यूनिवर्सल सेट मिला था। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू, वो मुझे क्या मिल गया? ए मिला। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। मतलब दो सेम सेट का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो वही सेट मुझे मिलेगा। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर हमने 6 7 8 से कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते आए हैं। हम क्या पढ़ते आए हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है कि अगर मैं ए सेट है और दूसरा सेट बी है तो इनका यूनियन निकालूं और बी यूनियन ए निकालूं तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं हम। ए इज इक्वल टू है 1 2 और बी इज इक्वल टू है 3 4। तो जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 मिलेगा। और अगर मैं बी यूनियन ए फाइंड करूंगा तो बी यूनियन ए मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 ही मिलेगा। मतलब अगर मैं प्लेसेस चेंज कर रहा हूं तो इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। हमारा फोर्थ लॉ था कम्यूटेटिव लॉ। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। मान लो मेरे पास में 3 सेट है ए बी और सी, और मैं क्या करूं? सबसे पहले बी यूनियन सी निकालूं और उसके बाद उसके साथ ए के साथ यूनियन फाइंड करूं, या फिर ए यूनियन बी निकाल के फिर मैं सी का यूनियन फाइंड करूं। तो दोनों का आंसर हमारा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मैं सेट कंसिडर कर रहा हूं A is equal to 1 2, B is equal to 3 4 and C is equal to 5 6। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? LHS पार्ट ले रहे हैं। LHS पार्ट में क्या है? A यूनियन B। B की वैल्यू कितनी है? 3 4 यूनियन C की वैल्यू कितनी है? 5 6। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे? A यूनियन। जब 3 4 5 6 का यूनियन निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 4 5 6। और ए जो सेट है, ए सेट है आपका 1 2। अब इन दोनों का जब मैं यूनियन फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं इसका RHS पार्ट लूँ तो RHS पार्ट क्या है हमारा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए के बारे में हमको पता है वो क्या है? 1 2 है। यूनियन बी कितना है? 3 4। देन यूनियन 5 6। अब मैं जब 1 2 3 4 का यूनियन फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 यूनियन 5 6। और जब दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। और ये हो गया आपका LHS और RHS इक्वल आ गए।
तो आपकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास कोई दो सेट है ए और बी, दो सेट कोई हमने लिए ए और बी, और इस टाइप से लिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है, बी का, ए सबसेट आर इक्वल टू बी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। इसे मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ कि अगर दो सेट है मेरे ए और बी, और इस टाइप से हैं कि ए किसका सबसेट है, बी का है, तब हम बोल पाएंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज थी, और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अब हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है। हमारे यूनियन की प्रॉपर्टी को हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इसको हमने बोला था आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ बोला था हमने इसको, आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर नेक्स्ट था कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इंटरचेंज करने पे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर में। नेक्स्ट था एसोसिएटिव लॉ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देन ए इज सबसेट और इक्वल टू बी हो, तब हम बोल पाएंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इन प्रॉपर्टीज को हमको अच्छे से ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसके पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था, तो हमने दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखा था। अब इंटरसेक्शंस क्या होता है, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। ए इज इक्वल टू मेरे पास में 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू है 2, 4, 6। तो जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन का सिंबल इस टाइप से बनेगा। एक बार फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ मैं आपको इंटरसेक्शन का सिंबल, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन भी जब हम निकालते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि दोनों एलिमेंट, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होंगे, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा। जैसे 1 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी में जगह नहीं दे पाएंगे। 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है, दोनों में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंटरसेक्शन में लिखा। 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं, 4 यहाँ है पर ए में नहीं, 6 बी में है पर ए में नहीं। इसका मतलब केवल ए इंटरसेक्शन बी किस में है, केवल 2 इज द एलिमेंट विच आर इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको ध्यान रखना है इंटरसेक्शन जब भी हम फाइंड करेंगे तो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ही इसके अंदर लिख पाएंगे। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझ रहा हूँ कि मेरे पास में 1, 2, 3, 4, देन बी इज इक्वल टू है 2, 4, 6। देन हम जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए 1 ए में है पर बी में नहीं है, 2 बी में है और ए में भी है, तो हम उसको ए इंटरसेक्शन बी में जगह देंगे। 3 ए में है पर बी में नहीं है, 4 ए में है और बी में भी है, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। देन 6 बी में है पर ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका 2, 4। तो मुझे क्या ध्यान रखना है, इस इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स ही इसके अंदर आएंगे। जब मैं इसको डिफाइन करने जाऊंगा तो किस तरह से लिखेंगे हम, x such that x is element of A and x is element of B। x A का भी एलिमेंट है और x B का भी एलिमेंट है। जब हमने यूनियन पढ़ा था तब और मिस अथवा या यूज़ किया था, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में यही डिफरेंस है। इंटरसेक्शन में हम फिर से बता रहे हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, x such that x is element of A and x is element of B। A का भी एलिमेंट होगा और B का भी एलिमेंट होगा। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। मैंने एक सेट लिया ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड यूनिवर्सल सेट में कुछ ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4 डैश कहाँ तक 10 तक।
तो जब मैं इंटरसेक्शन निकालने जाऊंगा तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वो हम किस में लिखते हैं, इंटरसेक्शन में। तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 आ गया, 2 दैट मीन्स 2 भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट मुझे क्या मिल गया, वापस ए ही मिल गया। सेकेंड हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन फाई। अगर मैं किसी भी सेट का फाई के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, फाई मीन्स एम्प्टी सेट ही मिलेगा। फाई को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। A intersection phi is equal to phi and A intersection universal set is equal to A. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी A इंटरसेक्शन A। मैंने दोनों सेम सेट लिए हैं और उनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, जो हमने यूनियन में भी देखा था। यूनियन में क्या था, A यूनियन A इज इक्वल टू A और यहाँ पर A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, मतलब कॉमन निकालेंगे तो भी वही मिलेगा और कंबाइन करेंगे तो भी मुझे वही सेट मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, जब ए यूनियन बी में जब हमने पढ़ा था ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी यूनियन है। वैसे यहाँ पर अगर मैं दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ या बी इंटरसेक्शन ए निकालूँ तो मुझे सेम आंसर मिलेगा, मतलब ये लॉ कौन सा हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। तो पहला कौन सा लॉ गया, आइडेम्पोटेंट लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास तीन सेट है ए बी और सी, तो मैं क्या करूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूं फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालूं, तो दोनों वैल्यूज आपस में कैसे आएंगी, इक्वल। इसका आपको एक एक एग्जांपल लेके ट्राई करके देखना है। मैंने तीन सेट लिए ए बी और सी, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करा, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखा मैंने, ए के साथ। फिर हम पहले क्या निकाले, ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ए इंटरसेक्शन बी के बाद हम क्या करें, इंटरसेक्शन किसके साथ करें, सी के साथ, तो दोनों वैल्यूज आपस में कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान से समझे से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो जब मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए यूनियन बी देन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपस में वैल्यू कैसे आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हम पहले पढ़ते थे ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हमने 6, 7, 8, 9 में पढ़ा हुआ है। अब देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू है मेरे पास 1 2, b इज इक्वल टू है मेरे पास में 3, 4 एंड c इज इक्वल टू है 5, 6। और इसको मैं सबसे पहले क्या ले लूं, LHS क्या है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, 2 यूनियन b की वैल्यू कितनी है 3, 4 इंटरसेक्शन c कितना है 5, 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2 एज इट इज यूनियन 3, 4 इंटरसेक्शन 5, 6। अब इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकल पा रहा है, तो हम यहाँ पर इसका सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है 1, 2 यूनियन 5 करना है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा 1, 2 ही मिलेगा। अब मैं निकाल रहा हूँ RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास में कौन है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब A की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1, 2 है, यूनियन ये कितना है 3, 4, देन इंटरसेक्शन A कितना है आपका 1, 2 और C कितना है आपका यूनियन C कितना है 5, 6। ठीक है। अब 1, 2 यूनियन 3, 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,
3, 4 आ जाएगा। इंटरसेक्शन 1, 2, 5, 6 है, यूनियन कितना आ जाएगा 1, 2, 5, 6 आ जाएगा। और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे तो मेरे पास में क्या मिलेगा 1 और 2 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब यहाँ भी 1 और 2 आ गया था और यहाँ भी 1 और 2 आ गया। मतलब LHS और RHS आपस में कैसे हैं इक्वल है। इसका मतलब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। देखिए पहले इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन था, अब इंटरसेक्शन और यूनियन है, जिसको हमने एग्जांपल के थ्रू सॉल्व किया। आप भी कोई 2-3 सेट लें और उसको सॉल्व करके देखिए तो ये वैल्यूज आपस में कैसे आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास में A और B दो इस टाइप से सेट हैं कि A इज सबसेट आर इक्वल टू B, तब अगर मैं A और B का इंटरसेक्शन निकालूंगा, मैं किसका इंटरसेक्शन निकालूंगा A और B का, तो मुझे क्या मिलेगा A ही मिलेगा। तो हमारी पहले सही है, सारी प्रॉपर्टीज हो गई है। एक बार और हम इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली हमारी सबसे पहले प्रॉपर्टी थी पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या थी A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या होगा A ही होगा। देन A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई ही होगा। देन A इंटरसेक्शन A इज A which is idempotent law. Then A इंटरसेक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, जिसको हमने बोला था कम्यूटेटिव लॉ। फिर हमारी प्रॉपर्टी आई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यूनियन की प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की प्लेस पे क्या आ जाएगा यूनियन। मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी A और B अगर आपके क्या है कोई सेट है इस टाइप से है कि A इज सबसेट आर इक्वल टू B, मतलब A किसका सबसेट है B का, तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाएगा A के। ये हमने कौन कौन से पार्ट देखे, यूनिवर्सल सेट, फिर यूनियन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी, फिर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अब हमारे अगले लेक्चर में हम इनके ऊपर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको जो वर्क दिया है वो आप करने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट होगा तो हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।